तो लास्ट टाइम हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे थे। आज हम कम्युनिकेशन की कुछ प्रॉब्लम्स और करते हैं। आपको वेवलेंथ दे रखी है 800 नैनोमीटर। और आपसे कहता है कि जो टोटल बैंडविड्थ है वो है 1% ऑफ सोर्स फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब अभी बताता हूँ क्या है। तो आपसे कहता है कि टोटल नंबर ऑफ चैनल्स जो आप देख सकते हो, दे सकते हो, हाँ, कितने होंगे अगर बैंडविड्थ ऑफ वन चैनल। वो आपको 6 मेगाहर्ट्ज देगी। एक बार क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको लैम्डा तो दिया हुआ है 800 नैनोमीटर, और टोटल बैंडविड्थ आपको दे रखी है जो भी सोर्स फ्रीक्वेंसी होगी उसका 1%। तो आपको टोटल नंबर ऑफ चैनल्स जो आप सेल कर सकते हो वो निकालना है। अगर एक चैनल की बैंडविड्थ आपको 6 मेगाहर्ट्ज दे रखी है तो इसका देखो क्या होगा सॉल्यूशन। कि आपको लैम्डा दी हुई है, तो आप सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लो। फ्रीक्वेंसी हो गई C/लैम्डा। और जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये निकल के आती है 3.75 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। लेकिन इसका केवल 1%। आपके पास टोटल बैंडविड्थ है, तो इसका मतलब इसका जो 1% आया वो कितना आ गया देखो। 1% का मतलब 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 3.75 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज। ये तो टोटल आ गया। और एक का तुम्हें 6 मेगाहर्ट्ज दिया हुआ है, मतलब एक चैनल इतना लेगा कह लो। तो एक का जो आपको दे रखा है वो 6 मेगाहर्ट्ज का मतलब हो गया 6 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज। तो इसका मतलब कितने नंबर ऑफ चैनल्स तुम सेल कर सकते हो, एन कितना हो जाएगा। एन अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 3.75 इंटू 10⁻12 अपॉन 6 इंटू 10⁻6। ये आंसर आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि आपको लैम्डा दिया था, तो वहां से आपने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकाल ली और उसका 1% आपके पास टोटल अवेलेबल है। और एक चैनल जो बैंडविड्थ ले रहा है वो 6 मेगाहर्ट्ज की ले रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ चैनल्स अगर आपको निकालना है तो इस टाइप से निकालना है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में।
आपको सिग्नल या मैसेज कुछ भी कह लो, सिग्नल या मैसेज ये मैंने बताया था, ये जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो दे रखी है 250 किलो हर्ट्ज। और तुमसे ये कहता है कि ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो केवल 10% है, 10% ऑफ कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी, FC। 10% है, ध्यान रखना। और तुम्हें किसी दूसरे स्टेशन को मान लो फ्रीक्वेंसी अलॉट करनी है, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी आप अलॉट नहीं कर सकते हो वो आपसे पूछता है। जैसे ए ऑप्शन इसमें दिया हुआ है 2750 किलो हर्ट्ज। बी ऑप्शन आपको दे रखा है 2250 किलो हर्ट्ज। सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 2600 किलो हर्ट्ज। डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 2000 किलो हर्ट्ज। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिग्नल या मैसेज जो फ्रिक्वेंसी है वो 250 किलो हर्ट्ज दे रखी है, और वो आपसे कहता है कि वो कैरियर फ्रिक्वेंसी की केवल 10% है। और तुम्हें एक दूसरा कोई स्टेशन देना है, उसको फ्रिक्वेंसी अलॉट करनी है, रेडियो स्टेशन कुछ भी कह लो, उसको फ्रिक्वेंसी अलॉट करनी है, तो कौन सा आप नहीं दे सकते हो। अब देखो, ये जो 250 है ये एक्चुअल में कैरियर फ्रिक्वेंसी की केवल 10% है। तो इसका मतलब कैरियर फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई, कैरियर फ्रिक्वेंसी हो गई 2500 किलो हर्ट्ज आ गई। अब जो बैंड विड्थ होती थी, अच्छा ये हमारी FM आ गई, हाँ, मैसेज फ्रिक्वेंसी या सिग्नल फ्रिक्वेंसी कुछ भी कह लो। अब जो हमारी बैंड विड्थ होती है वो कितनी होती है, देखो बैंडविड्थ अगर तुम्हें याद हो तो बैंडविड्थ होती थी FC + FM 2, FC - FM। अब तुम FC + FM करोगे, अगर ये वाली फ्रिक्वेंसी और ये वाली फ्रिक्वेंसी ऐड करोगे तो ये हो गई 2750 किलो हर्ट्ज। और FC - FM करोगे तो वो 2250 किलो हर्ट्ज। इसका मतलब इस वाले स्टेशन को आपने ये फ्रिक्वेंसी रेंज अलॉट की है, क्यों, ये वाली फ्रिक्वेंसी रेंज अलॉट की है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप दूसरे स्टेशन को वो फ्रिक्वेंसी दोगे जो इसके साथ ओवरलैप नहीं कर रही हो। और गिवन ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो ये वाली ओवरलैप नहीं कर रही है, डी ऑप्शन ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि सिग्नल या मैसेज फ्रिक्वेंसी 250 किलो हर्ट्ज थी, और वो कैरियर फ्रिक्वेंसी की 10% बोली थी, तो इसका मतलब कैरियर फ्रिक्वेंसी 2500 किलो हर्ट्ज हो गई। तो इस स्टेशन को आपने FC + FM और FC - FM इसके बीच में फ्रिक्वेंसी रेंज अलॉट की है। इसका मतलब 2750 और 2250 इसके बीच में फ्रिक्वेंसी रेंज अलॉट की, ये बैंडविड्थ है। तो ऑब्वियस ही बात है, दूसरे स्टेशन को अगर तुम फ्रिक्वेंसी अलॉट करोगे तो इसके साथ ओवरलैप नहीं करनी चाहिए, तो डी ऑप्शन हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन।
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन अगर तुम देखो तो कुछ इस टाइप से होता था ना। इस टाइप से होता था, याद करो। उसी टाइप से यहाँ देखोगे तो ऐसा कुछ होता था, और इसमें फिर ये चलता था। ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता था। अब यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ 10 वोल्ट, मैक्सिमम हो गया एक तरीके से। और ये दे रखा है 8 वोल्ट। और यहां से लेके यहां तक का ये तुम्हें दिया हुआ है 100 माइक्रो सेकेंड। और यहां से लेके यहां तक का ये आपको दिया हुआ है 8 माइक्रो सेकेंड। आपसे कहता है कि फाइनली जो मॉड्यूलेटेड वेव है उसकी इक्वेशन पूछी थी। मॉड्यूलेटेड वेव इक्वेशन। 4 ऑप्शंस दिए थे। अब देखो इसका कंसेप्ट क्या है। तुम्हें एक तो ये वाला टाइम पीरियड दिख रहा होगा, इसको मैं T1 कह दे रहा हूं। और एक तुम्हें ये वाला टाइम पीरियड दिख रहा होगा, इसको मैं T2 कह दे रहा हूं। मैं फिगर में दिख रहा होगा कि जो T2 है वो लेस देन T1 है। इसका मतलब F2 वो ग्रेटर देन F1 होगा। और अगर मैं कैरियर और मैसेज दो फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करूं तो कैरियर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। इसका मतलब जो बड़ी फ्रीक्वेंसी निकलेगी तुम्हारी F2, ये निकलेगी कैरियर फ्रीक्वेंसी। और ये वाली फ्रीक्वेंसी होगी मैसेज फ्रीक्वेंसी, या सिग्नल, कुछ भी कह लो। और फिर तुम फाइनली यहां से ओमेगा C निकाल लोगे, और ये निकाल लोगे ओमेगा M। और ओमेगा निकालने के लिए तुम 2 पाई अपॉन T यूज करोगे। तो एक तो तुम्हारी दो फ्रीक्वेंसीज निकल के आ गई, ओमेगा C और ओमेगा M। अब दूसरा तुम्हें याद होगा कि हम वोल्टेज या करंट कुछ लेते थे ना, उसको बेसिकली मॉड्यूलेट करते थे। तो यहाँ पे तुम्हें वोल्टेज दिखा रखा है, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। और अगर ये ग्राफ तुम्हें याद हो तो मैक्सिमम जो होता था वो होता था कुछ ऐसे होता था ना, VC+VM। ये आ गया 10। और VC-VM ये आ गया 8। तो जब तुम इनको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो VC निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा 9 वोल्ट। और VM वो निकल के आएगा 1 वोल्ट।
अब तुम याद करो। हाँ बेटा, ये जरा क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं, उसके बाद सेमीकंडक्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ठीक है, ये वाले क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं, फिर सेमीकंडक्टर स्टार्ट कर देंगे। कल रिकॉर्ड हो नहीं पाया था प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब तुम याद करो कि हम होता क्या था ना कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर का जो एम्पलीट्यूड होता था उसमें पूरे का पूरा हम जो मैसेज होता था उसको सुपर इम्पोज कर देते थे। इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा, फाइनली आंसर आएगा, वो कुछ इस टाइप से आएगा ना, वी सी के ऊपर वी एम साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी। अब बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे ना ऑप्शंस में साइन दिया था, इसलिए मैंने साइन यूज किया हुआ है। अगर ऑप्शंस में तुम्हें कॉस दिया होगा तो फिर वो कॉस आ जाएगा यहाँ पे, तो ये है कैलकुलेट पे। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, दो टाइम पीरियड तुम्हें दिख रहे हैं, तो उससे दो फ्रीक्वेंसी निकल के आएंगी और दो ओमेगा निकल के आएंगी, और जो बड़ी ओमेगा आएगी वो ओमेगा सी होगी। और दूसरी बात, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम लोग क्या करते हैं कि वोल्टेज या फिर करंट उसको मॉड्यूलेट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि वोल्टेज के टर्म्स में दिया हुआ है, और मैक्सिमम वैल्यू 10 है और मिनिमम वैल्यू 8 वोल्ट है, और मैक्सिमम एक्चुअल में होती है वीसी प्लस वीएम, और मिनिमम होती है वीसी माइनस वीएम। तो वहां से तुम वीसी और वीएम फाइंड कर लो। और लास्ट में फिर तुम्हें ये याद रखना होगा कि हमने कैसे किया था कि कैरियर के एम्पलीट्यूड के ऊपर उसमें हम मैसेज या सिग्नल पूरे का पूरा फंक्शन ऐड कर देते थे। ये था बेसिकली। और यहाँ पे जैसे ऑप्शंस में साइन दिया था, हो सकता है कुछ ऑप्शंस में कॉस दिया हो, तो उसके अकॉर्डिंग कर देना। सिग्नल्स आ रहे हैं बेटा, ये बताओ। क्लियर है सिग्नल सर। हैं? क्लियर है सर। क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। अब मेरे पास हो गया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम दूसरा करेंगे, ठीक है? आपको सिग्नल कुछ ऐसे दिया हुआ है, ए कॉस ओमेगा टी, और कैरियर कुछ ऐसे दिया हुआ है, वी नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी। एक तरीके से ये तो बन गया ओमेगा सी, हाँ ध्यान रखना, और ये आ गया ओमेगा एन। और तुम्हें याद होगा ये वाली जो चीज बनेगी, एक तरीके से ये वी एम या फिर ए एम बन जाएगा। और ये जो बनेगा, ये बनेगा वी सी या फिर वी एम। अगेन तुम्हें चार ऑप्शंस दिए थे, और उसमें तुम्हें मॉड्यूलेटेड वेव की इक्वेशन निकालनी थी। मॉड्यूलेटेड वेव इक्वेशन। अच्छा एक बात बताओ, मैंने जैसे स्क्रीन छोटा किया हुआ है ना इसमें, तो क्या तुम्हें मेरे को मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन में बाकी फाइल्स भी दिख रही हैं क्या? नो सर। अच्छा, केवल बस ये दिख रहा है? ठीक है ठीक है। इसमें भी तुम्हें ना याद कुछ ऐसे करना पड़ेगा बेटा, जो है इसका जो आंसर होता था ना पूरा डिटेल में, कुछ ऐसे होता था, अगर याद करो तुम। जैसे यहाँ पे ए सी साइन ओमेगा सी इंटू टी।
VM या AM आ गया, VC या AM आ गया, ठीक है, प्लस AM/2 साइन। साइन या कॉस में ज्यादा प्रॉब्लम वो मत करना, बस मेन चीज वो ये देखते हैं कि तुम यहाँ पे क्या लिख रहे हो और यहाँ पे क्या लिख रहे हो। साइन या कॉस से बहुत ज्यादा वो नहीं है, ठीक है, ये दो जगह पे है। ω c प्लस ω_m t प्लस AM/2 साइन ω_c माइनस ω_m इंटू टी। इस टाइप का आंसर हम लिखते थे, अगर तुम्हें याद हो, जो मैथमेटिक्स करने के बाद मैंने कहा था सिंप्लीफाई करने के बाद। जैसे ये वाले को एक बार और याद करवाता हूँ। ये वाला एक मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता था ना, MA, और वो होता था AM/AC या फिर VM/VC कह लो। ये हो गया। तो अगर मैं यहां से जैसे AM के टर्म में दिया हुआ, तो अगर मैं इसको देखूं, तो इसको अगर आप देखोगे तो जो AM की वैल्यू आई वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंटू ACI। इसका मतलब ये डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो फिर ये भी डिवाइडेड बाई 2 आएगा। तो तुम्हें याद होगा जब मैंने इक्वेशंस लिखी थी ना, उसको यहाँ पे ये लिखा था MA/AC/2 या फिर MA/VC/2, कुछ भी कह लो, इस टाइप का लिखा था, उससे लिंक करना। और एक हमने इस टाइप की फिगर बनाई थी, इससे इसको लिंक करना। देखो यहां पे लिया था AC और यहां पे लिया था AM/2, और AC के साथ देखोगे तो ω_c की फ्रीक्वेंसी है, तो ऐसे बनाया था मैंने। और AM/2 के साथ देखोगे तो दो फ्रीक्वेंसी आ रही है, ω_c प्लस ω_m और ω_c माइनस ω_m। तो ये फिगर बनाई थी, तुम्हें याद हो, ये हो गया ना, ω_c ये आता था और ω_c प्लस ω_m ये, और ω_c माइनस ω_m ये। और उसके बाद ये होगा, ये डिफरेंस तुम्हें याद होगा, इसको हम बैंडविड्थ कहते थे ना, 2ω_m कहते थे। क्यों 2ω_m या फिर 2FM, इसको हम बैंडविड्थ कहते थे बस। तो उस पे बेस्ड है। और साइन और कोसाइन से वो मत करना, क्योंकि वो मेरे ख्याल से इक्वेशंस को बहुत ज्यादा चेक नहीं करते हैं उतना। मेन उनको ये लेना होता है कि एम्पलीट्यूड आप क्या ले रहे हो और फ्रिक्वेंसी आप क्या कर रहे हो। तो ये हमारी कुछ कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स हो गई। अब हम चलते हैं सेमीकंडक्टर्स में। टीएम क्लियर है ना सब कुछ? क्लियर है सर। ठीक है, चलो सबसे पहले हाँ देख, इतना तो पक्का नहीं कि जो सेमी कंडक्टर्स हैं SC बोल देंगे, हाँ, इसको आगे से। ये सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, क्यों नहीं है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे दे रहा हूँ भाई। जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हम देखते हैं उसमें सेमीकंडक्टर्स कहीं ना कहीं यूज जरूर होता है ना। दूसरी बात,
बिफोर 1948। ट्रांजिस्टर्स यूज हुआ करते थे। नाम भी तुमने सुना होगा, ट्रांजिस्टर्स यूज्ड। और ये जो ट्रांजिस्टर्स होते थे ना, इसमें डायोड्स एंड ट्रायोड्स लगते थे। ठीक है ना, ये यूज होते थे इसमें, डायोड्स एंड ट्रायोड्स यूज होते थे। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, फिर ट्रांजिस्टर जो होते थे वो एक तो काफी एक्सपेंसिव होते थे, काफी ड्रॉबैक थे ना उसमें। और हैवी होते थे, और लेस रिलायबल होते थे। ज्यादा पावर कंज्यूम करते थे, और हाई वोल्टेज तुम्हें चाहिए होता था। ये कुछ उनके ड्रॉबैक्स थे। ठीक। लेकिन आजकल अब क्या होता है कि सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं। तो ये तो थोड़ी बहुत बैकग्राउंड समझ में आ गई होगी कि सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में सेमीकंडक्टर्स लगते हैं, और 48 के पहले ट्रांजिस्टर्स होते थे जिसमें डायोड्स एंड ट्रायोड्स यूज होते थे, और उनके ये ड्रॉबैक्स थे। और आजकल हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर्स यूज करते हैं। और एक छोटा सा पॉइंट और, फोर्थ, पहले तुमने पढ़ा होगा ना वो, ट्रांजिस्टर्स पे बेस्ड वो होते थे कैथोड रेज ट्यूब, CRT। और वो अब रिप्लेस हो गए LCD से जो है। समझ गए ना, इस पे ट्रांजिस्टर्स यूज हो गए, कह लो ये कैथोड रे ट्यूब्स हो गए। और ये ट्रांजिस्टर्स इसमें यूज होते थे। और LCD में ऑब्वियस ही बात है, सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं। तो ये तो बैकग्राउंड मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी क्या थी जो है, कि सेमीकंडक्टर से पहले क्या कहानी थी और सेमीकंडक्टर के बाद की क्या कहानी है। अब हम क्या करते हैं कि सॉलिड को ना क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन एनर्जी बैंड थ्योरी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स को कर रहा हूं मैं क्लासिफाई, ये ध्यान रखना। सॉलिड, लिक्विड, गैस इनको नहीं कर रहा हूँ, केवल सॉलिड को क्लासिफाई कर रहा हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बेस्ड ऑन एनर्जी बैंड थ्योरी। ये बड़ा कंसेप्चुअल है ये वाला पॉइंट। इसमें क्या है देखो, इसमें सिलिकॉन के एग्जांपल से लेते हैं। और इसकी जो आउटर मोस्ट सेल होती है, ये तुम केमिस्ट्री में जानते होगे मेरे ख्याल से, आउटर मोस्ट सेल वो n=3 होती है। और इसमें s ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये पूरे फुल हैं। और p में भी
दो होते हैं, और ये पार्शियली फिल्ड है। क्यों? चार इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे, टोटल देखोगे ना, सबसे बाहर वाले में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्यों? ठीक है। अब क्या है देखो, एक्स एक्सिस में मैं क्या कर रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन एटम्स ले रहा हूं। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो दोनों के जो एनर्जी लेवल्स होंगे ना, बिल्कुल अलग अलग होंगे बेटा, ये ऐसे होंगे। और हर एटम का सिमिलर टाइप का होगा। एवरी एटम सिमिलर टाइप ऑफ एनर्जी लेवल। सिमिलर टाइप ऑफ एनर्जी लेवल। जैसे तुम ये समझो, ये ना, ये P है, और P का तुम जानते हो L इक्वल टू 1 हो गया, और ये S है, ये L इक्वल टू 0 आ गया, और इसके लिए N क्या है, N इक्वल टू 3 है। एक बार देखो, रिपीट कर रहा हूँ क्या है। अलग अलग सेक्शंस हो गए हैं, ये तो बहुत दूर जब थे, जब ये बहुत दूर थे तब ये हाल था। मतलब एक तरीके से गैसियस स्टेट में हो गए। टीएम समझ में आ रहा है? ये जो मैं दिखा रहा हूँ एक तरीके से किस स्टेट में होगा बताओ, जो गैसियस स्टेट में होगा। जैसे तुम ये देखो ना कि तुमको मैंने हर किसी को मान लो 10,000 रुपीज दिए, और तुम्हें दूर दूर रख दिया, तो एक बार बताओ, सबकी जेब में 10,000 होंगे या नहीं होंगे बताओ? टीएम, मान लो तुम 100 बच्चे हो, ठीक है, सपोज करो तुम 100 बच्चे हो, और सबकी जेब में मैंने 10,000 रख दिए, और बिल्कुल सबको आइलैंड पे छोड़ दिया, तो ये बताओ हर किसी की जेब में 10,000 रुपीज होंगे या नहीं होंगे बताओ? यस सर। 10,000 होंगे ना, हर किसी की जेब में 10,000 वो होंगे। ठीक, लेकिन जब मैं तुमको नजदीक लाऊंगा, तो ये बताओ कि तुम आपस में कुछ रुपीज इंटरचेंज करोगे कि नहीं करोगे बताओ, एक्सचेंज करोगे कि नहीं करोगे? पता लगा तूने अपने यस। दोस्त को 2,000 रुपीज दे दिए, तो तेरे पास रह गए 8,000, उसके पास 12,000 हो गए, या बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर लो, जो है इंटरेक्शन होगा कि नहीं होगा बताओ? जब तुम नजदीक लाओगे, मैं तुम्हें नजदीक लाऊंगा, तो इंटरेक्शन होगा कि नहीं होगा? तुम्हारे बीच में इंटरेक्शन होगा ना बेटा, जो है। समझ में आया? तो फिर यस सर। तुम्हारे जो रुपीज होंगे वो सबकी जेब में 10,000 नहीं होंगे, ये ध्यान रखना जो है। तो जब तुम नजदीक आते हो तो क्या होता है ना, अब ये दूसरा वो बना रहा हूं मैं, डिस्टेंस कम हुई है, ध्यान रखना। डिस्टेंस कम हुई, अच्छा, इसमें टोटल एटम्स कैपिटल एन ले रहा हूं मैं। टोटल एटम्स वो कैपिटल एन ले रहा हूं। तो अब क्या होता है कि इसमें ना दो बैंड टाइप के बन जाते हैं बेटा, ऐसे। ये हो गए अलग अलग एनर्जी लेवल्स हो गए। अब जैसे टोटल एटम्स एन थे, यहां ध्यान रखना, और पी में तुम जानते हो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। क्यों? तो इसका मतलब इसमें 6 n एनर्जी लेवल्स हो जाएंगे। लेकिन इसमें से केवल कितने फील्ड हैं जरा बताओ? 2n फील्ड हैं। कुछ समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है ना,
पी में 2 इलेक्ट्रॉन है। और इसी टाइप से यहाँ पे कितने बैंड बनेंगे बताओ? 2n। क्यों? 2n एनर्जी लेवल्स बन जाएंगे। लेकिन ये पूरे के पूरे फील्ड है। कुछ समझ में आया कि जब आप बहुत दूर होगे तो सबका एनर्जी लेवल बिल्कुल एक टाइप का होगा, जब नजदीक आओगे तो आपस में इंटरेक्ट करोगे तो वो अलग अलग फिर तुम्हारे एनर्जी लेवल्स बन जाएंगे। ये हो गया। जब तुम और नजदीक आते हो तो अब क्या होता है, ये दोनों के दोनों बैंड भी ना मर्ज हो जाते हैं बेटा। ये दोनों बैंड मर्ज हो गए फिर। तो अब इसमें कितने हो गए बताओ? 8n एनर्जी लेवल्स हो गए। लेकिन इसमें से फिल कितने हैं जरा बताओ? केवल 4n फील्ड हैं। क्यों? और जब तुम और नजदीक आते हो फिर तो फिर ये फिर सेपरेट हो जाते हैं। ये अगेन सेपरेट हो जाते हैं। 4n ये हो गए और 4n ये हो गए। अब ये कंप्लीटली फिल्ड है। मतलब 4n है इसमें और ये एम्प्टी है। और तुम जानते होगे इसको हम लोग कंडक्शन बैंड कहते हैं। केमिस्ट्री में जानते होगे ना बेटा, इसको कंडक्शन बैंड कहते हैं। क्यों? ये हो गया कंडक्शन बैंड और ये हमारा बन गया वैलेंस बैंड। और ये हमारा एनर्जी गैप आ गया, ई जी। अब बताओ कुछ समझ में आई बात नहीं आई? बताओ डिस्टेंस यहाँ पे, इसका मतलब मैं सॉलिड स्टेट में पहुंच चुका हूँ एक तरीके से। ये बैंड थ्योरी समझ में आई या नहीं आई बेटा, ये बताओ। जब आप बहुत दूर हो तो हर एटम का एनर्जी लेवल बिल्कुल एक जैसा है। जब आप थोड़ा क्लोज आए तो पी और एस उनके अलग अलग एनर्जी बैंड बन गए। और जब और क्लोज आए तो फिर दोनों मर्ज हो गए। और जब और क्लोज आए तो फिर कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड फिर अलग अलग हो जाते हैं। बस हो गया। ये कर रहे। ये क्लियर हो गया बताओ? ये पॉइंट क्लियर है ना, किस टाइप से एनर्जी लेवल में चेंज आ रहे हैं बेटा जी भाई? ठीक है। अब क्या है, ये जो इजी है एनर्जी गैप, इसकी वैल्यू रफली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है फॉर इंसुलेटर्स। और ये दोनों मतलब ईजी जीरो होता है, कह लो ईजी जीरो होता है, या कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ये ओवरलैप करते हैं कंडक्टर्स में। और हमें तो सेमीकंडक्टर से मतलब है ना। सेमीकंडक्टर में दो दो वैल्यू याद करना। 0.7 होती है जर्मेनियम के लिए और 1.1 होती है
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हाँ ध्यान रखना, ये सिलिकॉन के लिए होती है। तो तुम्हें ये वाली वैल्यू याद करनी है, कई बार ये पूछ ली जाती है, ये वाली ध्यान रखना। और थोड़ा सा याद करने के लिए आगे भी एक ये आएगा, जर्मेनियम और सिलिकॉन को जो है कंपैरिजन आता है कई बार। तो ये ध्यान रखना कि अल्फाबेट में सिलिकॉन जर्मेनियम से बड़ा होता है, मतलब एस जी से बड़ा होता है ना, तो एस की वैल्यू बड़ी आती है, ये ध्यान रखना। आगे भी कंपैरिजन होगा तो एस की वैल्यू, सिलिकॉन की वैल्यू ज्यादा आती है। तो यहाँ तक क्लियर है? बताओ बेटा, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है ना? क्लियर है सर। क्लियर है ना? तो क्लियर है ना क्या चल रहा है बेटा, कि बहुत अगर दूर थे तो क्या हो रहा था और नजदीक होते चले गए तो क्या हुआ? अब सुनो, अब सेमीकंडक्टर्स को हम दो टाइप से डिवाइड कर रहे हैं। एक होता है इंट्रिंसिक, और एक होते हैं एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब प्योर, टेट्रावेलेंट। और इसमें जैसे वही सिलिकॉन आ गया, जर्मेनियम आ गया, एक्सेट्रा कह लो, ठीक है। ये तो होते हैं इंट्रिंसिक। अच्छा, वो टेट्रावेलेंट ही था ना सिलिकॉन का, जो मैंने एग्जांपल लिया था वो टेट्रावेलेंट नहीं था? बताओ जो है क्यों, आउटर मोस्ट उसमें 4 थे ना, तो टेट्रावेलेंट थे। और एक्सट्रिंसिक में क्या होता है कि इंट्रिंसिक में प्लस ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट, ये इंप्योरिटी ऐड कर देता हूं। ये इंप्योरिटी है, ठीक है। और जब तुम ट्राइवेलेंट ऐड करते हो तो फिर ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। और जब आप पेंटावेलेंट ऐड करते हो तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है ना, कि हमें कंट्रोल्ड कंडक्टिविटी चाहिए होती है। न बहुत ज्यादा, न बहुत कम, क्योंकि बहुत ज्यादा होगी तो वो कंडक्टर हो जाएगा, और बहुत कम होगी तो फिर वो इंसुलेटर हो जाएगा। तो हमें कंट्रोल्ड कंडक्टिविटी चाहिए होती है। और इम्प्योरिटी हम इसलिए ऐड करते हैं कि इंट्रिंसिक की जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा लो होती है। समझ गए ना, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक काफी लो होती है, वेरी लो। तो मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया होगा कि इसीलिए हम लोग उसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ताकि उसकी कंडक्टिविटी थोड़ा सा बढ़ जाए, लेकिन बहुत ज्यादा ना बढ़े।
क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर वो भी हमें नहीं चाहिए, हमें कंट्रोल्ड कंडक्टिविटी चाहिए होती है। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो होगी, थोड़ा सा इम्प्योरिटी मिक्स की तो मॉडरेट टाइप की हो जाती है, और उतनी ही हमें चाहिए होती है कैलोरी का। ठीक है, अब चलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये तुम्हें लग ही रहा होगा जैसे ये जर्मेनियम है, ये बगल वाले से कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा ना। मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में जानते होगे कि इस टाइप से बना लिए, लेकिन कुछ टेम्परेचर की वजह से बॉन्ड ब्रेक भी हो जाएंगे ना, और ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। बताओ ये बताओ समझ में आ रहा है? ये वाला कर रहा हूं देखो, ड्यू टू टेम्परेचर some covalent bonds are broken। क्यों? ये बताओ, ये क्लियर हो गया नहीं हुआ? इंट्रिंसिक की बात कर रहा हूँ, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बने, लेकिन कुछ कोवैलेंट बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे। और ये बताओ कि ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, ये एच फ्री इलेक्ट्रॉन काम करेगा? टीएम, बता बेटा, ये एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन काम करेगा कि नहीं करेगा, बता। यस सर। ये हो गया। और यहाँ पे जो ये रह गया स्पेस, इसको फिर हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं जो है। ठीक है ना, इसको हम होल बोलते हैं। और इसको हम जो दिखाते हैं ना, कई बार कुछ इस टाइप से दिखाते हैं कि हमने एक तो इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए इसमें, और उतने ही हमने होल्स दिखा दिए। जैसे 3 इलेक्ट्रॉन दिखाए तो 3 मैंने क्या कर दिए, होल्स दिखा दिए, ये कह लो। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हुए चलना। सबसे पहले देखो, तुम्हें लग रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स इक्वल होंगे, बताओ। क्लियर है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, बताओ जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। ये हो गया। दूसरा, ये बताओ कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो Ne एंड NH ये भी डिक्रीज करेंगे या नहीं करेंगे, बताओ। भाई सिंपल सी बात है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, लेकिन अगर आप टेम्परेचर कम करोगे, क्यों टेम्परेचर कम करोगे तो फिर उल्टा होगा ना। मतलब इलेक्ट्रॉन होल के साथ कंबाइन होना शुरू हो जाएंगे ना। मतलब वो नहीं हो गया, जैसे एक बात बता, सर्दी होती है बेटा जो है, तो तुम सारे के सारे रजाई के अंदर घुसना शुरू हो जाते हो कि नहीं हो जाते, बताओ। क्यों टीएम? यस सर। अगर मान लो सर्दी होगी तो तुम सारे के सारे रजाई के अंदर घुसने लगते हो। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है, बस ऐसे समझ ले कि सर्दी हो रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, होल के साथ कंबाइन होके कम होते जा रहे हैं। और ये बता कि 0 केल्विन पे, 0 केल्विन पे Ni और NH दोनों 0 हो जाएंगे। यस सर। इसका मतलब ये बिल्कुल इंसुलेटर बन जाएगा, बताओ। नहीं, ये परफेक्ट इंसुलेटर नहीं हो जाएगा, बताओ जो है 0 केल्विन पे बिल्कुल परफेक्ट इंसुलेटर हो जाएगा इंटेंसिव सेमीकंडक्टर।
तीसरी बात, अच्छा ये बताओ कि इस वाली फिगर में तुम्हें ये पॉजिटिवली चार्ज दिख रहा है या निगेटिवली चार्ज दिख रहा है, बताओ। अगर मान लो 0 केल्विन नहीं है तो तुम्हें क्या दिख रहा है, वो पॉजिटिवली चार्ज दिख रहा है या निगेटिवली चार्ज दिख रहा है, बताओ। क्या दिख रहा है बताओ, इसमें क्या लग रहा है तुम्हें जो है? अगर वो 0 केल्विन पे नहीं है तो सेमीकंडक्टर क्या है, बताओ। ये पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज है, क्या लग रहा है तुम्हें, बताओ। एक्चुअल सर में पॉजिटिव। नहीं, न्यूट्रल है वो, तुम्हें लग रहा है, एक्चुअल में न्यूट्रल है बेटा वो। क्यों? जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो थोड़े बाहर आ गए बस, हो गया। क्यों भाई, तू एक बात बता, मेरे कमरे में जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब वो अलग बात है कि टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो गया तो बाहर निकल गए, नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली मेरे पूरे रूम में क्या है, पूरे उसमें हाउस में क्या है बेटा जो है, वो न्यूट्रल है कि नहीं है बता जो है। कोई यस सेमीकंडक्टर सर। को छोड़, सेमीकंडक्टर को छोड़ के थोड़ी चले गए कोई जो है। पॉइंट समझ में आया? तो न्यूट्रल होता है बेटा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इंट्रिंसिक का तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या है, इसकी क्या कहानी है। अब चलते हैं पी टाइप में, एक्सट्रिंसिक पी टाइप। एक्सट्रिंसिक पी टाइप, मैंने थोड़ा सा मेरे ख्याल से पीछे थोड़ा सा गलत लिख दिया, एक मिनट। यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, ये वाला ना, ये वाला पी टाइप कहलाएगा बेटा, और ये एन टाइप कहलाएगा। अब सुनो, इसमें मैंने तुमसे कहा कि इंट्रिंसिक में प्लस ट्राईवेलेंट ऐड करेंगे, हाँ ध्यान रखना। ट्राईवेलेंट में जैसे बोरोन आ गया, क्यों, ये तुम जानते होगे। बोरोन आ गया, एल्युमिनियम आ गया, और जेलियम आ गया, एक्सेट्रा। लेकिन ये इम्प्योरिटी बहुत ज्यादा ऐड नहीं करते हो, ध्यान रखना जो है। तो इसमें क्या होगा ना, जैसे ये जर्मेनियम है, इसमें मैंने मान लो एल्युमिनियम ऐड किया। अब ये बताओ, एल्युमिनियम के तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है ना सबसे बाहर वाले में, क्यों? तीन ही तो कोवेलेंट बॉन्ड बन सकते हैं। पता लगा एक यहां बन गया, एक यहां बन गया, एक तो खाली रह गया ना फिर भी, और एक ये हो गया। अब इस पे आ जाओ, अब पता लगा एक टेम्परेचर की वजह से टूट गया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ये ड्यू टू टेम्परेचर टूटा है। बताओ ये समझ में आया? पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, बताओ जो है, कि जो एल्युमिनियम है वो तो केवल 3 ही कोवेलेंट बॉन्ड बना पाएगा ना, ये हो गया। तो अब इसमें ये बताओ कि सबसे पहले तुम्हें होल्स के नंबर ज्यादा लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं? क्यों टीएम, बता, होल्स के नंबर तुम्हें ज्यादा लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, बता, इसमें जो है होल ज्यादा है ना। जी सर। ठीक, तो पहली बात तो ये हो गई, एन एच ग्रेटर देन एन इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका मतलब अगर तुम्हें फिगर बनानी है तो उसमें होल्स को ज्यादा कर देना तुम, होल्स ज्यादा बना लेना।
इलेक्ट्रॉन्स कम कर देना। ये हो गया तीसरी बात। अब जरा बताओ तुम्हें क्या लग रहा है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है या नहीं है, बताओ। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है या नहीं है, बताओ। या पॉजिटिव? नहीं है सर। नहीं, अभी भी न्यूट्रल ही है। ये ध्यान रखना, अभी भी ये न्यूट्रल ही है बेटा। क्योंकि तुम एक बात बताओ, जर्मेनियम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, और उसमें तुमने जो एल्युमिनियम मिक्स किया वो भी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। वो कौन सा तुमने चार्ज मिक्स किया? दोनों के दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं थे, बताओ जो है। भाई जर्मेनियम भी न्यूट्रल था, एल्युमिनियम भी न्यूट्रल था, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी बनेगा वही तो न्यूट्रल होगा कि नहीं होगा, बताओ जो है। ये हो गया फोर्थ। ये समझ में आ गया ना न्यूट्रल का मतलब। अब ये बताओ कि एट 0 केल्विन ये परफेक्ट इंसुलेटर होगा या नहीं होगा, बताओ। जैसे पहले था, एट 0 केल्विन ये परफेक्ट इंसुलेटर होगा या नहीं होगा, बताओ। होना चाहिए सर। नहीं होना चाहिए, क्योंकि तू एक बात बता, यही वाला तो क्लब होगा। एक होल तो फिर भी रह गया ना। एक बात बता, यही तो मिलेगा इसके साथ में 0 केल्विन पे, ये जो टेम्परेचर की वजह से टूटा था वही तो मिलेगा। एक तो होल तभी भी रह गया ना बेटा, ये होल भी तो रह गया इसमें, नहीं है? ओके सर। हाँ, तो नॉट परफेक्ट इंसुलेटर। एक्चुअल में क्या होता है ना, आगे चल के मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो कंडक्टर होता है उसमें जो करंट का फ्लो होता है वो सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन से होता है, लेकिन सेमी कंडक्टर में जो करंट का फ्लो होता है वो दोनों की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन से भी और होल्स के फ्लो की वजह से भी। तो यहाँ पे होल तो रह ही गया ना थोड़ा बहुत। पॉइंट क्लियर हुआ कि कंडक्टर में जो करंट का फ्लो होगा वो सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होगा, लेकिन सेमी कंडक्टर में जो फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन का वो दोनों की वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी और होल की वजह से भी। और एक चीज और, इसको ना कभी कभी ऐसे भी दिखाते हैं, तुम कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे ये ऐसे दिखा देते हैं कई बार, जैसे ये इलेक्ट्रॉन दिखाया, यहाँ पे इसका मतलब होल फ्री है, कुछ ऐसे दिखा देते हैं, इस टाइप से भी दिखा देते हैं। तो ये हो गया एक्सट्रिंसिक पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब चलते हैं एक्सट्रिंसिक एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें तुम्हें लग ही रहा होगा कि इंट्रिंसिक में पेंटावेलेंट आप इम्प्योरिटी ऐड करोगे, और पेंटावेलेंट में जैसे आ गया एंटीमनी आ गया, फॉस्फोरस आ गया, आर्सेनिक आ गया, एक्सेट्रा। तो अब तुम्हें इसका समझ में आ रहा होगा ना डिजाइन, जैसे जर्मेनियम है मान लो, इसमें तुमने फॉस्फोरस मिक्स कर दिया, इसमें एक तो ये टेम्परेचर की वजह से टूट गया, अब इसने चार ने तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए, तो ये पांचवा फ्री रह गया कि नहीं रह गया, बता। क्यों? लग रहा होगा ना तुम्हें, पांचवा इसका फ्री हो गया फॉस्फोरस का। तो इसमें तुम्हें लग रहा होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
वो नंबर ऑफ होल से ज्यादा होंगे। क्यों? इसका मतलब अगर तुम्हें फिगर बनानी है कहीं पे, तो वहां पे तुम इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा दिखा देना और होल्स कम कर देना। अच्छा, वैसे एक चीज बताऊँ इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या होती है। ये जैसे ना फॉस्फोरस था बेटा, इसके आउटर मोस्ट उसमें 5 इलेक्ट्रॉन थे ऑर्बिट में। अब 4 ने तो कोवेलेंट बॉन्ड बनवा लिया, तो अब ये बता कि 5वां इलेक्ट्रॉन इससे नाराज नहीं हो जाएगा? तू बता, मान ले तुम 5 जुड़वा भाई हो, ठीक है, 5 जुड़वा भाई हो, 4 ने पता लगा अपनी अपनी मैरिज की और अलग अलग सेटल हो गए, तो जो 5वां भाई होगा वो नाराज होगा कि नहीं होगा बता? टीएम यस सर। नाराज हो जाएगा ना बेटा जो है। तो ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये हो जाता है नाराज हो जाता है। तो उसका जो वो एनर्जी गैप है ना, ये जो ई था, वो कम हो जाता है और फिर वो कंडक्शन बैंड में चला जाता है। इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। समझ में आ रहा? 5वें की कहानी क्या है बेटा जो है, कि 4 ने जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाया तो वो नाराज हो गया, और उसका जो एनर्जी गैप था जो हमने बनाया था ना वहां पे, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, ये वैलेंस बैंड था, ये कंडक्शन बैंड था। तो उसका क्या होता है कि ये जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत कम हो जाता है। मतलब इवन आप ये कह सकते हो कि रूम टेम्परेचर पे भी उसको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है। इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो इसलिए वो फिर फ्री हो जाता है, ये कह लीजिए। ठीक। और एक चीज और, ये भी अब तुम्हें लग रहा होगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली होगा। क्यों? अब तो समझ में आ रही होगी ना, सारी की सारी चीजें न्यूट्रली होंगी। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली तुम जर्मेनियम में जो फॉस्फोरस तुमने ऐड किया, दोनों के दोनों न्यूट्रल थे, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी न्यूट्रल होगा। और इसको कई बार तुम ऐसे भी दिखाते हो, इस टाइप से दिखा देंगे। हाँ, कई बार इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये कर देना बस। तो ये बताइए समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, ये जो इसका एनर्जी गैप रह जाता है ना, काफी कम हो जाता है। मैं बताता हूँ, ये करीब करीब जो है, तुम ये समझ लो 0.01 से 0.05 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट रह जाता है ऑफ फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ एनोइड इलेक्ट्रॉन। ये कह रहे, तो मेरे ख्याल से इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर समझ में आ गए होंगे। एक्सट्रिंसिक में फर्दर फिर 2 टाइप के, ठीक। एक पी टाइप जिसमें तुम ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करोगे, और एक एन टाइप जिसमें तुम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करोगे, ये कह लीजिए। अब एक चीज और है, बाकी फिर चलो कल करेंगे। मैंने तुमसे कहा कि करंट इन कंडक्टर, ये केवल किसकी वजह से होती है? ओनली ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन करंट इन सेमीकंडक्टर, ये दोनों की वजह से हो गया। करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन और करंट ड्यू टू होल। लेकिन तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होगी वो होल की मोबिलिटी से ज्यादा होगी? फील आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? इलेक्ट्रॉन्स तो आराम से फ्लो कर जाएंगे ना। क्यों नहीं है? मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स। और यहाँ पे ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, ये ध्यान रखना।
Ne into NH. Ne into NH इक्वल टू Ni का स्क्वायर। ये आगे चल के मैं एग्जाम्पल पे कराऊंगा इसमें। ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आता है। और यहाँ पे जो Ni को बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। तो चलो आज यही करते हैं। 1948 से पहले ट्रांजिस्टर्स होते थे, उसमें फिर CRT बना, कैथोड रे ट्यूब, और उसमें डायोड्स और ट्रायोड्स यूज होते थे। और वो ऑब्वियस सी बात है एक्सपेंसिव होते थे, लेस रिलायबल होते थे, ज़्यादा पावर ज़्यादा वोल्टेज, वो सारी चीज़ें थी, उसकी ड्रॉबैक थे। फिर उनको रिप्लेस किया सेमीकंडक्टर्स में, और फिर वो LCD वगैरह आने शुरू हो गए। और सेमीकंडक्टर्स को हमने दो टाइप से डिवाइड किया, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में फर्दर फिर दो टाइप के हो गए, P टाइप और N टाइप। और सारे के सारे, लेकिन ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। और कंडक्टर्स में करंट का जो फ्लो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, और सेमीकंडक्टर में दोनों की वजह से होता है। और आगे चल के मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन्स से जो फ्लो होगा फ्री इलेक्ट्रॉन से, वो ऑब्वियस सी बात है फास्ट होगा, मतलब उनकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है। और Ne इंटू NH की वैल्यू Ni स्क्वायर के इक्वल होती है। और Ni को हम लोग बोल देते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। ठीक, बाकी चलो कल करेंगे। अब मेरे ख्याल से डिस्टर्बेंस इसके बाद नहीं आना चाहिए। जब तक हमारा सिस्टम सही होता है तब तक इससे हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, ओके, बाय एंड थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।